हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे अति लघुत्तरीय टाइप, अति लघुत्तरीय बच्चों प्रश्न। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे अति लघुत्तरीय होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे और सॉल्व भी कराएंगे, क्योंकि बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने वाले हैं। क्योंकि बच्चों आज का डे ऐसा है, अभी लगभग 1 से 2 दिन आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, कॉलेज खुल नहीं पा रहे हैं और मैं भी कॉलेज नहीं जा पा रहा हूं, और यहां तक कि मेरी ऑफलाइन बैचेस हैं वो भी बंद हैं, और आप लोगों के यहां पर भी हो सकता है बारिश हो रही होगी। लगभग हर जगह इस बारिश हो रही है, तो इसीलिए बारिश हो रही है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, घर में आपको स्टडी करना है, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। बारिश चाहे इतनी और हो जाए, आपका बोर्ड एग्जाम आपके समय पर ही होगा और आपको पेपर ही देना होगा। तो आपको बच्चों क्या करना है, बारिश के सहारे आपको ऐसा नहीं, आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हो तो पढ़ाई बंद कर दो, आप पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को नोट करिए बच्चों। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। आपने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, यानी कि E = कितना होता है। तो आपने पढ़ा था, मैंने पिछले वीडियो में कई सारे न्यूमेरिकल्स लगवाए थे, उन न्यूमेरिकल में इसका मान बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है 2 × 10⁻18 जूल होता है, या फिर 2 × 10⁻20 जूल होता है, या 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, या 1.6 × 10⁻+19 जूल होता है। तो मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया था, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो वहाँ पर ये सूत्र हमारा प्रयोग होता था। तो Q एक सूत्र हम प्रयोग करते थे बच्चों, Q = NE, Q = NE। ठीक है, तो वहाँ से निकालते थे। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, और यहाँ पर प्लस दे रहा है तो ये गलत है और आपको नहीं लगाना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस और माइनस में। ठीक है बच्चों, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आया हुआ है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। क्या वोल्ट मीटर प्रति वोल्ट होता है, या फिर जूल प्रति न्यूटन होता है, या फिर कूलाम प्रति न्यूटन होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यानी कि सभी विकल्प लगभग सेम लग रहे हैं अगर हम देखें। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है। ठीक है, तो एक वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान था, मैं इसमें सूत्र भी आपको डेरिवेशन भी सिद्ध कराया था, वहां पर भी बताया था। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसको N/C भी लिखते थे, N/C, न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे भी लिखते थे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वैद्युत विभव का मात्रक है, जो वैद्युत विभव होता है उसका मात्रक क्या है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे, ऐसा नहीं नए क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा। मैंने सभी क्वेश्चंस डेरिवेशंस में बताए थे, जो भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उनमें बताता जाता हूँ। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ये बनने वाला है बच्चों, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में बता देता हूँ, इसकी वैल्यू पूछ सकता है, इन सारी चीज़ों को बताता चलता हूँ अगर आपने लॉन्ग वीडियो देखे होंगे। जैसे कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार बताया है, और डायरेक्ट बताया है कि जूल प्रति कूलाम आपको याद रखना है वैद्युत विभव का मात्रक। ठीक है, तो पहला विकल्प सही है। देखिए नेक्स्ट है जो न्यूमेरिकल है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? चालकता = 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। चालकता = 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए
1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध हमें दिया गया कितना 500, ठीक है। अब देखिए इसको हमें काटना है, कैसे काटेंगे, 1 दशमलव बढ़ाएंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो और बढ़ाएंगे तब 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो और बढ़ाया तो 1 जीरो और बढ़ा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी कि 2 आ गया, कितना आया 0.002 आया, ठीक है। ऐसा मान हमें कहीं पर दिया है, देखिए पहले में दिया गया 0.002, तो यही हो जाएगा, इसमें 02 दिया, इसमें 500 दिया गया, इसमें 50 दिया गया, तो एक नहीं है, हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। और ये सूत्र आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक क्षेत्र जो है वो एक समान है, समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका जो क्षेत्र है उसके लंबवत मतलब 90 डिग्री पर प्रवेश करता है बच्चों, लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन में आता था, उसका मार्ग सदैव कैसा होता था बच्चों, वृत्ताकार होता था। कैसा बच्चों, वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है, जो हमारी चुंबक होती है उसमें चुंबकत्व होता है, उसका क्या कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति होती है, या फिर पृथ्वी के कारण होता है, या पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब होता है इसके कारण, या कास्मिक कण होते हैं। अब देखिए जो चुंबक होता है उसमें चुंबकत्व का कारण क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूर्णीय गति करते रहते हैं, इसी के कारण होता है, ठीक है बच्चों। तो पहला विकल्प जो है वो हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, लेंज का जो नियम है वो भौतिक राशि के किस संरक्षण पर आधारित है, देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर संवेग संरक्षण के आधार पर, संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है जो लेंज का नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो लेंज का नियम था वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में B वोल्ट तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय क्या होगा। यदि कोई परिपथ है उसमें वोल्टेज, जो परिपथ है उसमें वोल्टेज B हो तथा धारा I हो तब उसमें शक्ति क्षय क्या होगा। तो आपको बता दें बच्चों ये शक्ति क्षय किस पर निर्भर करती है, इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिस पे हो जाए। शक्ति क्षय जो होती थी वो उसमें जितना कोण बनता था उस पर निर्भर करती थी, ठीक है। तो उसके बीच में जो B और I के बीच में जो कोण बनता था ना, तो उनके आधार पर या उनके अकॉर्डिंग निर्भर होती थी। तो हमारा D वाला विकल्प सही होगा बच्चों, सॉरी चौथा विकल्प सही है, ठीक है। B तथा I के बीच कोण पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखोगे। और ये सारे कुछ ऑप्शन आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। सबसे आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपको सबसे अधिक कर लेना है, ठीक है बच्चों, क्या कर लेना है, सबसे अधिक। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन है, पराबैंगनी तरंगे होती हैं, गामा तरंगे होती हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो हमारी गामा तरंगे होती हैं, इनकी होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का मान कितना होगा ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। सॉरी अपवर्तन होगा यहाँ पर, अपवर्तन, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं D1 5D और D का मतलब होता है बच्चों डायोप्टर, 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं और संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्षमता को हम P से लिखते हैं, क्षमता होती है P1 + P2 + P3, जितनी भी हो, सॉरी P3 जितनी भी हो जोड़ते जाइए। तो पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं, P = क्या हो जाएगा, +5 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3, यानी कि 2 आ जाएगी। P = हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 2, ठीक है। P = हमारे पास 2 आ गया। अब हमने फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा था, क्या था हमारा सूत्र, हम सूत्र F = क्या पढ़ते थे, 1/P, 1/P पढ़ते थे। F = हमने पढ़ा था 1/P।
लेकिन अगर 1/p करते थे तो आता था हमारा मीटर में, लेकिन सारे ऑप्शन दिए गए सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों 100। अब देखिए p की जगह पर हम अगर हम 2 रख देते p को हटा के, तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, यानी कि 50 आ रहा है। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, ऐसे लगा लेंगे। अगर हम 100 हैं मान लीजिए और इनको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और एक जीरो बढ़ा, यानी कि 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल की सतह पर, अगर कोई जल की सतह है तो तेल की पतली परत उस पर अगर कोई बिछी हुई है, तेल अगर डाल लीजिए तो उसमें परत ऐसी बिछ जाती है, तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देते हैं। अगर इन पर रंग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनके जो रंग होते हैं वो कुछ सुंदर दिखाई देते हैं। उनका क्या कारण है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, या फिर प्रकाश का ध्रुवण होता है, या फिर प्रकाश का व्यतिकरण होता है, या फिर प्रकाश का विवर्तन होता है। इसमें से क्या कारण है जिसके कारण वो सुंदर दिखाई देते हैं? तो बच्चों याद रखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण आपने पढ़े होंगे, वहीं से है। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, यानी कि जो प्रकाश तरंग है उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जो पुष्टि करते हैं वो कैसे होती है, यानी कि प्रकाश की जो तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, इनकी जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उसकी पुष्टि कैसे होती है? देखिए, ध्रुवण के कारण होती है, या फिर विवर्तन के कारण होती है, या फिर व्यतिकरण के कारण होती है, या फिर अपवर्तन के कारण होती है। तो आपको पता होना चाहिए इनके जो अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि करती हैं वो हमारी ध्रुवण के कारण होती है। ठीक है बच्चों, जब ध्रुवण की क्रिया होती है तभी यहाँ पर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र। फोटान के जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका सूत्र क्या होता है? एच न्यू अपॉन लेमडा। ये बच्चों न्यू बना है, वी नहीं समझेंगे, और ये लेमडा बना है, या फिर एच अपॉन सी लेमडा होगा, फिर एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, या फिर एच लेमडा अपॉन सी हो जाएगा। तो गतिक द्रव्यमान का मैंने सूत्र आपको बताया था कि एच अपॉन होता है सी लेमडा, कई बार बताया और एक बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, अगर हमें उसे आयनित करना है तो लगभग हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक देनी पड़ेगी, या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, या फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, या फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी? तो आपको याद होना चाहिए बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें इसके लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु जो होगा वो आयनित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एमयू के तुल्य ऊर्जा होती है, यानी कि एक एमयू कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? क्या 990 ऊर्जा एमईबी के बराबर होता है, या 339 एमईबी के बराबर होता है, 139 एमईबी के बराबर होता है, या फिर 913 एमईबी के बराबर होता है, या फिर 931 एमईबी के बराबर होता है? तो आपने बच्चों पढ़ा होगा नाविक वाले चैप्टर में, उसमें होता है 931 एमईबी के बराबर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होते हैं? बच्चों देखिए, अवक्षय परत बीच वाले होते हैं जिसमें ना ही क्वार्टर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? रेखीय संवेग घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पहले आप परिभाषा समझिए फिर समझाता हूँ। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित, यदि कोई तार है उसकी एकांक लंबाई होगी, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उस पर कितना आवेश उपस्थित है, उसे ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। देखिए, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य? समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। या फिर आप समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। नेक्स्ट डिफिनेशन है, दूसरी डिफिनेशन इसी की है, सेम शीर्षक की है। आप अगर लिखना चाहें, अगर आपको एक कठिन लग रही हो तो आप वो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? तो बच्चों, आंख की जो समंजन क्षमता होती है, हम अपनी आंख की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा, यानी कि हम दूर की वस्तु देखना चाहते हैं तो दूर की देख सकते हैं, पास की देखना चाहते हैं तो पास की दे सकते हैं। तो इसके जो कम और ज़्यादा फोकस दूरी कर रहे हैं, इसकी जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी
को कम या ज़्यादा करने की क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों से ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप हमें कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पर बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।